हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग लेके आए हैं आपके लिए वन शॉर्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया। तो यस गाइस, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने वन शॉर्ट वीडियो का सीरीज, जो कि है चैप्टर नंबर 3 के लिए, मतलब ही आयोनिक इक्विलिब्रिया के लिए। तो चलिए देखते हैं अपने इस चैप्टर नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रिया के वन शॉर्ट वीडियो को। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आयोनिक इक्विलिब्रिया, तो दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आयोनिक इक्विलिब्रिया है क्या। तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आयोनिक इक्विलिब्रिया क्या होता है। तो जो भी इक्विलिब्रियम होता है आयंस और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच में, उसको हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रिया बोलते हैं। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होता है अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और इसी के साथ साथ आयन के बीच में, इस वाले इक्विलिब्रिया को हम लोग कहते हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, तो आई होप सभी को ये पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया कि आयोनिक इक्विलिब्रिया मतलब वो इक्विलिब्रिया जो स्टैब्लिश होता है। देखो यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम का साइन दिख रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम का साइन दिख रहा है, मतलब ये इक्विलिब्रिया है। और ये किसके बीच में स्टैब्लिश हुआ है? अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में, तो उसको बोला जाता है आयोनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो दो मेजर टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो चीज जिसको हम लोग वाटर के अंदर में डालते हैं, जब उसको हम लोग वाटर के अंदर में डिसॉल्व करते हैं तो उससे आयंस फॉर्म होते हैं। तो याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो सब्सटेंस होता है कि जब आप उसको वाटर के अंदर में डिसॉल्व करते हो तो उससे आयंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, और उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है उनका क्लासिफिकेशन होता है दो मेजर टाइप्स में। फर्स्ट होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकंड जो होता है वो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट के दो मेजर टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब किस एक्सटेंट तक, किस लिमिट तक कितना आयोनाइजेशन होगा, उस हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट को दो मेजर टाइप्स में क्लासिफाई किया। पहला है स्ट्रॉन्ग और सेकेंड है वीक। अब देखो, इसका नाम ही है स्ट्रॉन्ग नाम ही है, और जैसे कि आप सभी को पता है जैसे लोगों के नाम रहते हैं वैसे उनके काम रहते हैं। अब इसका नाम ही है स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं जब इनके अंदर वाटर को डिसॉल्व करते हैं। मतलब जब ये इलेक्ट्रोलाइट को आप लोग वाटर के अंदर में डिसॉल्व करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये पूरी तरीके से कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ वीक की, तो इसका नाम ही है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट को जब आप वाटर के अंदर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे, ये बहुत ही स्मॉल आयोनाइज होंगे, क्योंकि नाम ही है वीक। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो चीज जिसको आप वाटर के अंदर में अगर डिसॉल्व करते हो तो वो आयंस फॉर्म करता है। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रोलाइट के दो मेजर टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है जब हम लोग उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो सब्सटेंस जिसको आप जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो बहुत कम एक्सटेंट पे आयोनाइज होता है, वेरी स्मॉल एक्सटेंट पे आयोनाइज होता है, इसलिए उसका नाम भी वीक। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप लोग देखते हो तो इसका नाम ही है स्ट्रॉन्ग, तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम ही है वीक, इसका मतलब इसके एग्जाम्पल रहेंगे वीक एसिड और वीक बेस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे का जो पार्ट है वो है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग हमेशा अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिकली अल्फा का मतलब क्या होता है। अल्फा का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, मतलब ही नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इनिशियली सपोज मैं अगर बात करती हूँ 5 मोल्स थी और 5 में से लेटस से 3 मोल्स डिसोसिएट हुए, तो आप कैसे निकालेंगे अल्फा का वैल्यू? 3/5 इंटू 100, ये आपका निकल जाएगा परसेंटेज अल्फा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियली कितने मोल्स थे, तो वो रहता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो बचपन में जैसे आप लोग एक काम करते थे ना,
जब आप स्कूल में जाते थे और आपका रिजल्ट आता था तो परसेंटेज निकालते वक्त आप 100 से मल्टीप्लाई करते थे। तो अभी भी आपको वही काम करना है। अगर आप अल्फा को परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको परसेंटेज अल्फा का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट है एसिड्स एंड बेसिस, कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। अब जो भाई एसिड है और जो बेसिस है उसको हम लोग डिफाइन ऐसे नहीं कर सकते। उसको डिफाइन करने के लिए टोटल 3 टाइप की थ्योरी है। ये 3 थ्योरी के बिना हम एसिड और बेस को डिफाइन अपने लैंग्वेज में नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों थ्योरी ने एसिड और बेस का डेफिनेशन अलग अलग तरीके से दिया है। सबसे पहली थ्योरी जो है वो है अरेनियस थ्योरी, जिसने एसिड और बेस के बारे में बताया। जो सेकंड थ्योरी है वो है आपकी लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, और जो थर्ड थ्योरी है वो है लुईस थ्योरी। तो ऐसे 3 टाइप की थ्योरी है जो एसिड और बेस को डिफाइन करती है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं सबसे पहली थ्योरी जिसका नाम है अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। मतलब अरेनियस थ्योरी एसिड और बेसिस के बारे में क्या बोलती है वो भी हम लोग देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी देखो एसिड क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो आपको H+ आयन डोनेट करता है सॉल्यूशन में, वो होता है एसिड। अगर आप HCl को देखते हो तो HCl जो है यहाँ पे वो आपको H+ आयन दे रहा है, मतलब HCl जो है वो H+ आयन को डोनेट कर रहा है, इसलिए HCl जो हुआ वो आपका एसिड हुआ। नीचे आ जाओ, अगर आप एसिटिक एसिड मतलब कि CH3COOH को देखते हो तो यहाँ पे भी आपको H दिखता है और इसने भी H+ आयन को डोनेट किया, इसका मतलब ये भी आपका क्या हुआ, एसिड हुआ। फिलहाल हमको वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड से कोई भी लेना देना नहीं है, अभी हम फिलहाल एसिड और बेस को डिस्कस कर रहे हैं एज पर अरेनियस थ्योरी। मतलब सबसे पहली थ्योरी जो कि अरेनियस थ्योरी है उसको अभी हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद में हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। तो याद रखना है अरेनियस थ्योरी कहता है एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन को डोनेट करता है वो आपका एसिड होता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं अरेनियस थ्योरी के हिसाब से बेस का डेफिनेशन क्या होता है। अभी हमने देखा अरेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड का डेफिनेशन, तो अब हम लोग देख रहे हैं अरेनियस थ्योरी के हिसाब से बेस का डेफिनेशन। तो याद रखना एक ऐसा सब्सटेंस जो आपको OH- आयन को डोनेट करता है वो होता है आपका बेस एज पर अरेनियस थ्योरी। अगर आप इस वाले कंपाउंड को देखते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है OH, मतलब यहाँ पे कौन से आयन फॉर्म हुए, यहाँ पे आपके फॉर्म हुए हैं OH- आयन, मतलब ये भी आपका क्या हुआ, बेस हुआ। तो याद रखना है अगर आप नीचे NH4OH को देखते हो तो यहाँ पे भी OH- आयन है और यहाँ पे भी OH- आयन फॉर्म हुए, इसका मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो OH- आयन को डोनेट करता है वो आपका बेस होता है एज पर अरेनियस थ्योरी, और एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन को डोनेट करता है वो आपका एसिड होता है अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी। तो ये हुई आपकी अरेनियस थ्योरी। अब हम लोग देख रहे हैं अपनी सेकंड थ्योरी को जिसका नाम है लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। तो अरेनियस थ्योरी को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी को जिसका नाम है लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से एसिड और बेस का डेफिनेशन कुछ नए तरीके से, कुछ डिफरेंट है। एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन डोनेट करता है दूसरे सब्सटेंस को। याद रखना दिमाग में एक क्वेश्चन हर बार आता है कि दोनों की डेफिनेशन तो सेम ही हो गई, अरेनियस थ्योरी में भी एसिड का यही था और लोरी ब्रॉन्स्टेड में भी यही है, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अरेनियस थ्योरी कहता है एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन को डोनेट करेगा वो एसिड है, बट लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ये कहता है एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन डोनेट करेगा कोई दूसरे सब्सटेंस को। एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन डोनेट करेगा कोई दूसरे सब्सटेंस को वो होता है आपका एसिड, और ऐसा सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करेगा H+ आयन को उसको बोला जाता है बेस। समझ गया? तो लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से एसिड मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन को डोनेट करता है, ठीक है, टू अनदर सब्सटेंस, और बेस मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। ठीक है, अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हो तो ये एसिड है, इसने H+ आयन को डोनेट किया है अमोनिया को, इसलिए यहाँ पे क्या बचा, इसलिए यहाँ पे बचा Cl- आयन। तो एसिड ने H+ आयन को डोनेट किया और बेस ने क्या किया, ये वाले H+ आयन को एक्सेप्ट किया और ये क्या बन गया, NH4+। तो एसिड ने H+ आयन को डोनेट किया तो वो Cl- आयन बना, और बेस ने H+ आयन को एक्सेप्ट किया तो वो एसिड बन गया, मतलब ही NH4+ आयन। चलिए,
अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेसिक पेयर को, कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। तो आपको एक चीज दिमाग में बहुत बढ़िया तरीके से फिट कर लेना है, और वो चीज देखो क्या है, याद रखना। जब एसिड, एक चीज दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, जब भी एसिड H+ आयन को डोनेट करता है, जब भी एसिड H+ आयन को डोनेट करता है, ठीक है, तो एसिड से जो भी चीज फॉर्म होती है वो होता है कॉन्जुगेट बेस। याद रखना, एसिड से हमेशा जो फॉर्म होता है वो रहता है कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि एसिड का उल्टा बेस होता है। तो एसिड से जो भी चीज फॉर्म होंगी वो आपकी क्या रहेंगी, कॉन्जुगेट बेस। एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ पे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, तो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएंगे। याद रखना, जब भी एसिड हमेशा अगर डोनेट करता है H+ आयन को, मतलब ही अगर एसिड ने H+ आयन को डोनेट किया तो एसिड से कॉन्जुगेट बनेगा बेस। याद रखना, ये एसिड है तो एसिड का उल्टा क्या होता है, बेस। तो जब भी एसिड ने H+ आयन को डोनेट किया तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा। इन द सेम फैशन जब बेस जो है वो H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा, तो ऐसे केस में बेस से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, फिट कर लो इसको दिमाग में। तो एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि एसिड का उल्टा बेस होता है, और इसी के साथ साथ बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि बेस जो है वो H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लास्ट थ्योरी, जिसका नाम है लुईस थ्योरी। तो पहली थ्योरी थी अरेनियस थ्योरी, सेकंड थ्योरी थी आपकी लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, और लास्ट थ्योरी है लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी ने भी एसिड और बेस को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया। एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है, एक ऐसा सब्सटेंस, याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, वो होता है आपका एसिड। याद रखना, जो भी चीज इलेक्ट्रॉन के पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स को, ये होता है इलेक्ट्रॉन का पेयर। याद रखना, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और जब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाते हैं तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो एक ऐसा स्पीसीज जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन के पेयर को, उसको बोला जाता है लुईस एसिड। और एक ऐसा स्पीसीज जो डोनेट करता है, क्योंकि एक्सेप्ट का उल्टा ही होता है डोनेट, तो दिमाग में फिट कर लो। एक ऐसा स्पीसीज जो एक्सेप्ट करेगा H+ आयन को, वो रहेगा एसिड, और एक ऐसा स्पीसीज जो डोनेट करेगा H+ आयन को, वो रहेगा बेस। नीचे अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये वाला जो स्पीसीज है, ठीक है, H+ आयन, ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के पेयर को, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये आपका एसिड हुआ। और ये वाला जो स्पीसीज है ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहा है, तो ये वाला आपका बेस हुआ। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एम्फोटेरिक नेचर। तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है। तो याद रखना, एक ऐसे सब्सटेंसेस जो समय आने पर एसिड की तरह भी बिहेव कर ले और समय आने पर बेस के जैसा भी बिहेव कर ले, वो होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग बड़े ही स्ट्रांग होते हैं, अगर उनके लाइफ में हैप्पीनेस है तो वो उसको भी बहुत खुल के एंजॉय कर लेते हैं, और अगर उनके लाइफ में सैडनेस आ जाए तब भी वो उसको भी परफेक्ट तरीके से मैनेज कर लेते हैं। मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल भी डरते नहीं कोई भी चीज़ आने पर, सैडनेस भी अगर आ गई तो भी वो उसको लेके चलते हैं, मैनेज कर लेते हैं बराबर, और हैप्पीनेस को भी बढ़िया तरीके से एंजॉय करते हैं। तो ये होते हैं आपके एम्फोटेरिक टाइप के लोग, मतलब ही ऐसे सब्सटेंस जो समय आने पर एसिड के जैसा भी बिहेव कर लेते हैं और समय आने पर बेस के जैसा भी बिहेव कर लेते हैं, मतलब ये दोनों के जैसा बिहेव करते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। अब जो पानी होता है, ये आप सभी को पता है भाई, पानी का तो नेचर होता है सबसे घुलने मिलने वाला, तो वो समय आने पर एसिड के जैसा भी बिहेव कर लेगा और समय आने पर बेस के जैसा भी बिहेव कर लेगा। उसके बाद में है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो आपको याद रखना है कि जो भी एसिड्स और बेसिस है उनको हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ एसिड के बारे में, तो एसिड को भी आप दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। इन द सेम फैशन आप बेस को भी दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन आप लोग करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, जितना कोई अच्छे तरीके से डिसोसिएट होगा उस तरीके से। ठीक है, तो चलो अब देख लेते हैं एक ऐसा एसिड, सबसे पहले अपन स्ट्रॉन्ग एसिड को देख रहे हैं। ऐसा एसिड जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है ना, इनटू H+ आयन, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और एक ऐसा एसिड जो बहुत कम लेवल पे आयोनाइज होगा, जो बहुत कम H+ आयन देगा, वो रहेगा आपका वीक एसिड। इन द सेम फैशन बेस को भी दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस।
एक ऐसा बेस जो OH माइनस आयन कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा इनटू OH माइनस आयन, वो रहेगा स्ट्रॉन्ग बेस। और एक ऐसा बेस जो बहुत कम लेवल पे आयोनाइज होगा इनटू OH माइनस आयन, बहुत कम OH माइनस आयन देगा, वो रहेगा आपका वीक बेस। तो याद रखना HCl और NaOH, HCl जो है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड का, और NaOH जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस का। उसके बाद में आपको एक और चीज़ जो यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि कभी भी अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड का डिसोसिएशन करवाते हो तो हमेशा आप सिंगल एरो को यूज़ करते हो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का डिसोसिएशन कर रहे हो, तब भी आप सिंगल एरो यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप वीक एसिड का डिसोसिएशन करवा रहे हो, वो वीक है, वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, तो आपको डबल एरो का यूज़ करना है। अगर आपने डबल एरो का यूज़ नहीं किया और रिएक्शन लिख दी तो आपको वहाँ 0 मार्क मिलेगा। याद रखना है, स्ट्रॉन्ग अगर है, एसिड हो चाहे बेस हो, तो सिंगल एरो, और वीक अगर है, एसिड हो चाहे बेस हो, तो डबल एरो ही यूज़ करना है। ठीक है, चलिए आगे का पार्ट जो है वो है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे रहेगा, अब ज़रा इधर सुनना। हम लोग जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए नहीं पढ़ रहे। उसका रीज़न सुनो क्या है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, तो उसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट को स्टडी करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ ना वीक एसिड और वीक बेस की, तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट में इनका ही स्टडी करते हैं। अब देखो क्या होगा, आपने यहाँ पे लिया HA जो है, लेट अस कंसिडर कि ये वीक एसिड है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 एरो का यूज़ किया। लेट अस कंसिडर कि जो BOH है ये आपका वीक बेस है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी कितने एरो का यूज़ किया, 2 एरो का यूज़ किया, क्योंकि वीक के लिए हम लोग 2 एरो का यूज़ करते हैं। ये डिसोसिएट हो रहा है H+ और A-, B+ और OH-। अब जाहिर सी बात है ये एसिड है तो इसने H+ दिया, और जाहिर सी बात है ये बेस है तो इसने OH- आयन दिया। इसका अगर मैं K का वैल्यू लिखती तो हमेशा कैसे लिखा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे ही लिखा जाता है। तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या है, H+ और A-, इसलिए उसको ऊपर लिखा, और रिएक्टेंट क्या है, H है, इसलिए उसको नीचे लिखा। अगर आप ये वाले रिएक्शन को ध्यान से देखते हो तो ये दोनों राइट हैंड साइड में, मतलब ये प्रोडक्ट है, इसलिए इनका कंसंट्रेशन मैंने ऊपर लिखा, और जो भी BOH है वो रिएक्टेंट है जो कि एरो के लेफ्ट में, इसलिए उसका कंसंट्रेशन मैंने नीचे लिखा। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो Ka है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड का, इसलिए नीचे में A है, और जो Kb है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है बेस का, इसलिए उसको मैंने नीचे में B लिखा। उसके बाद में है आपका ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है ये डिज़ाइन किया गया है वीक एसिड के लिए और वीक बेस के लिए। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी भी डिसोसिएशन हम लोग स्टडी करते हैं वो तो वीक के लिए ही करेंगे, क्योंकि वीक कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। तो अभी हम सबसे पहले देख रहे हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। चलो देख लेते हैं इसको। बेसिकली यहाँ पे एक रिएक्शन आपको दे रखी है, और यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है यहाँ पे कि ये HA है, ये H+ है, ये A- है। ठीक है, अब ज़रा इधर ध्यान देना। पहले HA था 1 और ये दोनों 0 0 थे, मतलब पहले आपका जो HA था वो 1 था और ये दोनों 0 थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ये तो था एट स्टार्टिंग कि रिएक्टेंट 1 था और प्रोडक्ट 0 0 थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो H+ था ये अल्फा फॉर्म हुआ, ये जो A- था ये भी अल्फा फॉर्म हुआ, इसीलिए रिएक्टेंट में 1 - अल्फा आया, क्योंकि जब ये 1 था तो ये दोनों 0 0 थे। जब ये अल्फा फॉर्म हुआ, ये अल्फा फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे आ गया 1 - अल्फा। ये तो हुआ आपका अमाउंट। अगर आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो उसका वैल्यू होता है अमाउंट अपॉन वॉल्यूम। तो जो भी अमाउंट था उसको लिखा और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर लिया। यहाँ पे भी अमाउंट अल्फा को लिखा और वॉल्यूम से डिवाइड किया, और यहाँ पे भी वैसा ही किया। उसके बाद में लास्ट में एक चीज़ निकल करके आई जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपने देखो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया। वो आपने ये ऑब्जर्व किया कि अल्फा का वैल्यू होता है √Ka/C। ये चीज़ आपको दिमाग में बहुत अच्छे से याद कर लेनी है,
कि अल्फा मतलब ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसका वैल्यू है अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी। यहाँ पे के ए इसलिए आया क्योंकि अपन ने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ स्टडी किया वीक एसिड के लिए, इसलिए यहाँ पे ए आया। अगर अपन ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ स्टडी करते थे वीक बेस के लिए तो यहाँ पे बी आता था, बट अभी वीक एसिड है इसलिए ए आया। सेकेंड थिंग आपको ये भी याद रखना है, जैसे अल्फा का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी, तो अगर मुझे अल्फा का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ वी, तो देखो कैसे निकालेंगे, याद रखना 1 अपॉन सी, 1 अपॉन कंसंट्रेशन मतलब ही होता है वॉल्यूम। तो अल्फा को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं के ए इंटू वी, क्योंकि यहाँ पे है 1 अपॉन सी और ये 1 अपॉन सी मतलब ये क्या होता है वी, इसलिए मैंने 1 अपॉन सी की जगह पे वी लिख दिया। तो आपका ये वाला और ये वाला ऐसे दो रिलेशन निकले ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड के लिए। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस, कि वीक बेस के लिए ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कैसे क्या है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपका के भी आया कि अभी अपन वीक बेस को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम वही वाली चीज़ है कि जब मैं बात कर रही हूँ एट स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में ये वाली चीज़ 1 है और ये दोनों 0 0। फिर यहाँ पे अपन लोग बात करेंगे आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद ये अल्फा फॉर्म हुआ, ये अल्फा फॉर्म हुआ, तो ये कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा। और अगर आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो आपको अमाउंट को वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो मैंने अमाउंट को लिखा और उसको वॉल्यूम से डिवाइड किया। यहाँ पे भी वैसे ही यहाँ पे एक रिलेशन आया कि अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के बी बाई सी। यहाँ पे बी इसलिए आया है क्योंकि अब मैं ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बेस की बात कर रही हूँ। अगर एसिड है तो ए आएगा और बेस है तो बी आएगा। इन द सेम पैशन अब अल्फा का वैल्यू जो निकला है वो है अंडर रूट ऑफ के बी बाई सी। तो अगर इससे आपको वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना है तो याद रखना 1 अपॉन सी मतलब वी होता है। तो अगर ये 1 अपॉन सी जो है इसके जगह पे मैं वी भी लिख सकती हूँ, तो के बी इंटू वी। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.05% डिसोसिएटेड इन 0.02 मोलर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। मतलब वो आपको पूछ रहा है कि इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू कितना रहेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालना है, मतलब ही आपको के ए निकालना है। याद रखना अगर एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है तो के ए, और अगर बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है तो के बी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है 0.05% डिसोसिएटेड, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये परसेंटेज अल्फा का वैल्यू है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन भी दिया है, तो याद रखना 0.05% डिसोसिएटेड मतलब परसेंटेज अल्फा, सी मतलब कंसंट्रेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड मतलब के। तो कुछ भी नहीं करना है, के का वैल्यू निकालना है। तो वो आप लोग आराम से निकाल सकते हो, उसका कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि अल्फा मतलब होता है अंडर रूट के ए अपॉन सी। तो के ए का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप स्क्वायर रूट ले लो, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू के ए अपॉन सी। तो इसमें आप लोग के ए कैसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर सी से। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेम प्रॉब्लम है, डुप्लीकेट डिक्टो इसी का है, सिर्फ यहाँ पे देखो क्या करना है। यहाँ पे आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट OH दे रखा है, OH मतलब ही बेस होता है। तो यहाँ पे आपको जो डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस का दे रखा है उसको हम KB से डिनोट करेंगे। बी इसलिए आया क्योंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस की, जिसमें OH माइनस आयन होता है, इसलिए ये KB हुआ। इसी के साथ साथ आपको कंसंट्रेशन भी दिया है, तो आप लोगों को पूछा गया है कि बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू क्या होगा। तो आपको बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अल्फा का मतलब होता है अंडर रूट KB अपॉन सी। दोनों वैल्यू दिए तो अल्फा का वैल्यू निकाल लो। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 12% डिसोसिएटेड। 12% डिसोसिएटेड मतलब ही ये वैल्यू है आपकी परसेंटेज अल्फा का। यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन सी का भी वैल्यू दे रखा है। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस में उसने आपको सी का वैल्यू दिया है और वो आपको सेकेंड केस के लिए परसेंटेज अल्फा पूछ रहा है। मतलब करना कुछ भी नहीं है, इसमें दो टाइप के केसेस कंसिडर किए, फर्स्ट केस और सेकेंड केस। फर्स्ट केस में आपको परसेंटेज अल्फा और सी दोनों वैल्यू दिया है, और सेकेंड केस में आपको सी का वैल्यू दिया है और परसेंटेज अल्फा का वैल्यू आपको पूछा है। इसको 1 कंसिडर कर लेते, इसको 2 तो ये आपको दे रखा है उसने, और उसने आपको ये वाली चीज़ पूछी है, तो कंपेयर करके बता दो। ये वाला रिलेशन यूज़ कर लो कंपैरिजन के लिए। ठीक है, उसके बाद में अपन लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन। H3O प्लस आयन का कंसंट्रेशन वो आपको पूछ रहा है। याद रखना कभी भी अगर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाए तो समझ जाना कि ये आपको वो कंसंट्रेशन पूछ रहा है।
इन 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। याद रखना मोल पर डीएम क्यूब मतलब ये तो मोलर होता है और ये आपको डिनोट कर रहा है कंसंट्रेशन को, और उसने आपको के का वैल्यू भी दिया है और आपको वो कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, देखो सबसे पहले आपको C का वैल्यू दिया है और C के साथ में आपको उसने के का भी वैल्यू दिया है। C और एक सेकेंड, उसने आपको C और इसी के साथ साथ के का वैल्यू उसने दे रखा है। C और के का वैल्यू दिया है तो उससे आप सबसे पहले अल्फा निकाल लो। कैसे निकालेंगे, के ए इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी, इससे अल्फा निकाल लो। और फिर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन को कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू सी का यूज करके। तो देखो ये वाली चीज कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले अल्फा निकाल लो और फिर अल्फा का वैल्यू यूज करो, उसको सी से मल्टीप्लाई करो, उससे कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ निकाल लो। उसके बाद में है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मतलब ही ये होता है कि जब वाटर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है और अपने आप में ही वो आयोनाइज हो जाता है H3O+ आयन और OH- आयन में, तो उसको बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन, क्योंकि वो खुद से आयोनाइज हो रहा है। ऑटो मतलब बाय सेल्फ, खुद से आयोनाइज हो रहा है, इसलिए उसका नाम है ऑटो आयोनाइजेशन वाटर। इसमें आपको इतना याद रखना है कि हमेशा जो KW होता है उसका वैल्यू होता है 1 × 10⁻⁻14। ये बहुत बार MCQ में भी पूछा जाता है। और जो KW होता है उसको बोला जाता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अच्छे से इसको याद कर लो कि KW मतलब ही होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसका वैल्यू होता है 1 × 10⁻⁻14। उसके बाद में आती है आपकी pH स्केल, जिसको अभी अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रखना कि pH स्केल में टोटल 3 टाइप की चीज़ें आती है, एसिड, बेसिस और सॉल्ट। एसिड की अगर मैं बात करती हूँ तो एसिड के लिए अपन लोग pH लेते हैं, और अगर बेस की मैं बात करती हूँ तो बेस के लिए अपन लोग POH लेते हैं। एसिड का फॉर्मूला होता है pH इक्वल्स टू माइनस लॉग की बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, क्योंकि एसिड H+ आयन देता है, इसलिए P में भी H है और यहाँ पे भी H+ है। अगर मैं बेस की बात करती हूँ तो बेस में POH इसलिए आता है क्योंकि बेस आपको OH- आयन देता है, इसलिए P भी OH में आता है, और POH इक्वल्स टू माइनस लॉग की बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो अब अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने आगे का पार्ट, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड POH। तो pH और POH के बीच में क्या रिलेशन होता है वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि pH प्लस POH जो होता है उसका ही मतलब होता है 14, क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो pH स्केल होती है वो 14 तक की होती है, 0 से लेके 14 तक, है ना। इसलिए pH प्लस POH का वैल्यू भी कितना होता है, 14। अब एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरी तरीके से डिलीटेड है, तो ये पोर्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक सॉल्यूशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी डिलीट हो गया। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वाले न्यूमेरिकल को। करना कुछ भी नहीं है, आपको pH और POH निकालना है और आपको कंसंट्रेशन दे रखा है, तो कुछ भी नहीं करेंगे। आपको कंसंट्रेशन HCl का दिया है, इसी का मतलब आपको कंसंट्रेशन H+ आयन का दिया है। याद रखना कि अगर मैं बात करती हूँ HCl की, तो HCl में है H+ आयन, मतलब ही वो एक एसिड है, तो वो तो H+ आयन ही देगा, इसलिए ये कंसंट्रेशन H+ आयन का है। तो पहले आप उससे pH निकाल लो, ठीक है, और pH से आप POH को निकाल लो। तो याद रखना कि pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग की बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है। इसी के साथ साथ POH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग की बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। अगर आपको pH का वैल्यू पता है तो आप डायरेक्टली भी POH निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने पास एक रिलेशन है pH प्लस POH इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो आप पहले pH निकाल लो माइनस लॉग की बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन से, फिर आप POH निकाल लो माइनस लॉग की बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन से, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपको pH का वैल्यू मिल जाता है तो आप डायरेक्टली भी POH निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि pH प्लस POH मतलब ही 14 होता है, तो 14 से माइनस कर लो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको pH दे रखा है और आपको कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन पूछा है, तो करना कुछ भी नहीं है, सेम वही फॉर्मूले का यूज करो कि pH इक्वल्स टू माइनस लॉग की बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन या H3O+ आयन। क्योंकि देखो अगर आपको कहीं पे दिया है कंसंट्रेशन ऑफ HCl का वैल्यू, मतलब ही होता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन का वैल्यू,
मतलब ही होता है कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयन का वैल्यू। याद रखना ये तीनों चीज़ें सेम ही है। बहुत सारे लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है ये सेम है या डिफरेंट, तो याद रखना ये पूरी की पूरी चीज़ें सेम है। कंसंट्रेशन ऑफ HCl, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस। अब ये आपको अगर पता है तो आप ये भी निकाल सकते हो एंटी लॉग लेके, ठीक है। उसके बाद में अ वीक मोनोबेसिक, इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। A weak monobasic acid is 0.04% dissociated in 0.025 मोलर सॉल्यूशन। व्हाट इज द pH, वो आपको पूछ रहे हैं। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, अगर आपको pH का वैल्यू निकालना है तो pH के लिए तो सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस या कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, क्योंकि वो दोनों सेम ही है, वो निकालना है। और उसके लिए सबसे पहले आपको जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है अल्फा का। तो अब देखो आप लोग करेंगे क्या क्या, कुछ भी नहीं करना है। आपको क्वेश्चन में परसेंटेज अल्फा का वैल्यू दिया है, ये जो है ये माइंड वाला कंसेप्ट है जो मैंने इस न्यूमेरिकल के लिए बनाया है। आपको क्वेश्चन में परसेंटेज अल्फा दिया है, आप परसेंटेज अल्फा से सबसे पहले अल्फा निकाल लो, ठीक है। फिर अल्फा का यूज़ करके आप कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल लो, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का यूज़ करके आप pH निकाल लो, ठीक है। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। उसके बाद में ये वाला न्यूमेरिकल भी बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी इसमें डिफरेंट नहीं है। द pH ऑफ मोनो एसिडिक वीक बेस इज, मतलब आपको pH का वैल्यू दिया है और वो आपको बोल रहा है कैलकुलेट दी परसेंटेज अल्फा वैल्यू, वो आपको परसेंटेज अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको देखो कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बताती हूँ, वैसे आपको करते जाने का है। परसेंटेज डिसोसिएशन इन 0.02 मोलर सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है बेस, यहाँ पे उसने आपको बेस दिया है, ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको उसने pH दिया है। ये चीज़ दिमाग में फिट कर लेना कि उसने आपको pH दिया है और उसने आपको क्वेश्चन में बेस के लिए पूछा है। मतलब आप pH की वैल्यू से कुछ भी नहीं निकाल सकते हो। रीज़न ये है क्योंकि क्वेश्चन में बेस के बारे में बात हो रही है और एग्जाम्पल में आपको उसने pH दिया है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो pH से POH निकालना है। रीज़न ये है क्योंकि क्वेश्चन में बात जो हो रही है वो बेस की हो रही है, तो pH के वैल्यू से अपना काम नहीं चलेगा, क्योंकि pH तो एसिड के लिए होता है और अपन को क्वेश्चन में तो बेस पूछा है, इसलिए pH से सबसे पहले आप POH निकालो, ठीक है। अब आपका POH अगर निकल गया तो POH से फिर आप निकालो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, फिर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन से आप अल्फा निकालो, और फिर अल्फा को आप परसेंटेज से अल्फा 100 से मल्टीप्लाई करके फिर आप निकालेंगे परसेंटेज अल्फा और फिर आप निकालेंगे परसेंटेज अल्फा। तो ये वाला था इस वाले कंसेप्ट के लिए, ठीक है। तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए ये वाला माइंड गेप आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले बेस के बारे में बात हो रही है, तो और क्वेश्चन है pH दिया है, तो आप सबसे पहले pH से POH निकालो, फिर POH से आप OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन निकालो, और OH माइनस आयन का यूज़ करके आप अल्फा निकालो, और अल्फा का यूज़ करके परसेंटेज अल्फा निकालो। उसके बाद में टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट जो होते हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कौन से कॉम्बिनेशन के अलग अलग टाइप के सॉल्ट बनते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखो क्या हो सकता है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन आपका रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों ही स्ट्रॉन्ग, और उससे एक सॉल्ट बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। सेकेंड कॉम्बिनेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, उससे भी आपके दो कॉम्बिनेशन बनेंगे सॉल्ट प्लस वाटर। थर्ड कॉम्बिनेशन है आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, उससे भी बनेगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर। और लास्ट कॉम्बिनेशन है वीक एसिड और वीक बेस का, उससे भी बनेगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब पहले इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग, लास्ट इसमें दोनों वीक, और बीच में वाले इसमें स्ट्रॉन्ग वीक वीक स्ट्रॉन्ग। ऐसे टोटल 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं एसिड और बेसिस में, और उनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद में अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि हाइड्रोलिसिस वाला कंसेप्ट क्या कहता है, देख लेते हैं इसको भी। चलिए, तो अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट क्या होता है। तो आपको दिमाग में एक चीज़ फिट कर लेनी है, सबसे पहले तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है। अगर हाइड्रोलिसिस नहीं पता तो अपन लोग हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट भी नहीं समझ सकते। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस कहता क्या है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है कि जब भी कोई सॉल्ट जिसके अंदर में कटायन होते हैं और अनायन होते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं आयंस ऑफ वाटर के साथ, तो उसको बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। क्योंकि नाम है हाइड्रोलिसिस, याद रखना हाइड्रोलिसिस मतलब ही तो वाटर होता है ना।
तो जब भी कोई सॉल्ट जिसमें कटायन होंगे या अनायन होंगे, मतलब ही मैं ये कह सकती हूँ कि जब भी आप कटायन या अनायन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो, मतलब ही वाटर के आयंस के साथ करवाते हो, तो उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने सपोज नमक लिया, मतलब NaCl, उसको अगर वाटर के अंदर डाला तो आपने नमक का हाइड्रोलिसिस करवाया। तो कोई भी चीज़ को अगर आप वाटर के अंदर डालते हो, मतलब ही आपने उसका हाइड्रोलिसिस करवाया। नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसको अभी अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली ये चीज़ क्या होती है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बोल रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अभी आपको अलग अलग टाइप के सॉल्ट देखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट कैसे होगा, वीक एसिड का सॉल्ट कैसे होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। ये चीज़ के बिना आपका काम भी नहीं हो पाएगा, तो वो मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझा रही हूँ। ज़रा इधर ध्यान देना। अगर सपोज आप कभी भी हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट स्टडी कर रहे हो, हाइड्रोलिसिस किसी भी सॉल्ट का हो सकता है ये सॉल्ट हो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, हो सकता है ये हाइड्रोलिसिस हो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, हो सकता है ये हाइड्रोलिसिस हो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, और लास्ट में एक और कॉम्बिनेशन है वीक एसिड और वीक बेस का। तो हाइड्रोलिसिस के लिए आपको दो टाइप की चीज़ें याद रखनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना अपना काम नहीं हो पाएगा। चलिए ध्यान से देखना, यहाँ पे सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ क्या है, कहना मुझे यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, वो ये है कि हमेशा सबसे पहले स्टेप में देखो आप लोग क्या करेंगे। कोई भी हाइड्रोलिसिस कराना है तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करेंगे, जब भी कोई एसिड को आप बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो, जब भी आप एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हो, तो उससे हमेशा बनती है दो टाइप की चीज़ें, सॉल्ट प्लस वाटर। याद रखना, सबसे पहले स्टेप में अगर आपको किसी भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करने के लिए बोला है, चाहे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग वीक, वीक स्ट्रॉन्ग या वीक वीक, कुछ भी इसमें से कॉम्बिनेशन आ जाए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे और सॉल्ट प्लस वाटर बनेंगे। फिर स्टेप नंबर 2 में देखो आपको क्या काम करना है। स्टेप नंबर 2 में आप सॉल्ट का डिसोसिएशन करवाएंगे। सॉल्ट का जब आप डिसोसिएशन करवाते हो, जब भी आप सॉल्ट का डिसोसिएशन करवाते हो तो हमेशा दो टाइप की चीज़ें बनती है। पहला बनता है कटायन और सेकंड बनता है अनायन। तो आपने क्या किया, आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो ये चारों में से किसी भी एसिड का। सबसे पहले स्टेप में आपको एसिड और बेस की रिएक्शन करवानी है एक दूसरे के साथ, और उससे बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। सेकेंड स्टेप में जो भी सॉल्ट स्टेप नंबर 1 में फॉर्म हो उसको पकड़ के लाएंगे। ठीक है, उसमें दो टाइप के एरो इसलिए मैंने लगाए क्योंकि अगर आपका सपोज सॉल्ट जो है वो वीक नेचर का है तो आप डबल एरो यूज़ करो, स्ट्रॉन्ग नेचर का तो सिंगल एरो, और उससे दो चीज़ें बनती है कटायन और अनायन। फिर स्टेप नंबर 3 में देखो आप क्या करेंगे, जो भी स्टेप नंबर 2 में आपका कटायन फॉर्म हुआ है, जो भी स्टेप नंबर 2 में कटायन फॉर्म हुआ है उसको पकड़ के लाएंगे। कटायन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। कटायन, सपोज कटायन को मैंने पकड़ के लाया, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे आप वाटर के साथ में। ठीक है, और स्टेप नंबर 4 में देखो आप क्या करेंगे, जो भी अनायन फॉर्म हुआ है, अनायन जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, उसकी भी रिएक्शन आप वाटर के साथ में करवाएंगे। ठीक है, अब वाटर के अंदर में दो टाइप की चीज़ें होती है, एक होता है H+ आयन और एक होता है OH- आयन। नीचे में भी ये वाले वाटर में भी दो चीज़ें होंगी, H+ आयन और OH- आयन। तो अब देखो होगा क्या, एकदम ध्यान से देखना, ये जो आपका कटायन है, ये जो आपका कटायन है ना, कटायन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और OH के ऊपर है माइनस चार्ज। हमेशा याद रखना, जो प्लस होता है वो लव करता है माइनस को, और जो माइनस होता है वो लव करता है प्लस को। ये पॉजिटिव चार्ज है और OH के ऊपर माइनस है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे COH, और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका H+ आयन भी बनेगा। अगर मैं नेक्स्ट केस की बात करती हूँ, सेकेंड वाले केस में, तो अनायन के ऊपर चार्ज है माइनस, और माइनस जो होता है वो हमेशा लव करता है प्लस को, मतलब वो बॉन्ड किसके साथ में बनाएगा, H+ के साथ में, तो AH, और इसी के साथ में आपका और क्या बच रहा है, OH- आयन। तो ये आपका एक छोटा सा कंसेप्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने बताया आपको कि अगर आपको किसी भी सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करवाना है, चाहे इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन वाला वो हो, तो आपको बस इतना ही याद रखना है, सबसे पहले आप एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे और सॉल्ट प्लस वाटर को फॉर्म करेंगे। सेकेंड स्टेप में जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है फर्स्ट स्टेप में उसको पकड़ के लाओ, उससे दो टाइप की चीज़ें बनाओ, कटायन और अनायन। अगर स्ट्रॉन्ग है तो सिंगल एरो यूज़ करो, वीक है तो डबल एरो। फिर जो कटायन स्टेप नंबर 2 में फॉर्म हो उसको पकड़ के लाओ, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाओ।
वाटर में दो चीज़ें H प्लस और OH माइनस आयन, कटायन के ऊपर पॉजिटिव है तो वो OH माइनस के साइन के साथ रिएक्ट करेगा और COH बनेगा और H प्लस प्रोड्यूस होगा। इसी को आप H3O प्लस भी लिख सकते हो। स्टेप नंबर 4 में जो भी अनायन फॉर्म होता है उसको भी पकड़ के लाएंगे, उसकी भी रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे। वाटर में भी दो चीज़ें H प्लस और OH, तो ये अनायन इस H प्लस के साथ रिएक्ट होगा और AH फॉर्म होगा और इसी के साथ साथ OH माइनस आयन B बनेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव था तो इसने नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाया, इसके पास नेगेटिव था तो इसने पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब ये तो हुआ हाइड्रोलिसिस करने के लिए कुछ स्टेप्स की, कौन से स्टेप्स आपको यूज़ करने का है। अब अपन लोग देख रहे हैं कुछ रूल्स कि जो रूल्स के बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। तो देखो पहला रूल क्या कहता है, ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको भी बता रही हूँ। देखो पहला रूल जो कहता है वो ये होता है कि जो भी आपका एसिड होता है, एसिड से हमेशा आपको अनायन मिलता है। याद रखना, एसिड से हमेशा आपको अनायन मिलता है, ये बहुत काम की चीज़ है। सेकेंड पॉइंट, अगर आपको कभी भी बेस दिया जाए तो बेस से हमेशा आपको कटायन मिलता है, ये आपको याद रखना है। अब ये आपको याद कैसे रहेगा वो भी मैं आपको बताई थी। एसिड में भी दिख रहा है ए, अनायन में भी दिख रहा है ए, तो ए है ना, A2 आपको पता है ना A2, तो ए एसिड में भी है ए, अनायन में भी है, तो एसिड से आपको मिलता है अनायन और बेस से आपको मिलता है कटायन। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। थर्ड स्टेप जो आपकी है वो ये है, एक चीज़ आपको याद रखना है कि अगर कोई भी चीज़ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उससे बनने वाले आयन का, स्ट्रॉन्ग से जो भी आयन बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस जो है वो आप कभी भी नहीं करवाएंगे। और फोर्थ थिंग ये है कि जो भी चीज़ वीक है उससे बनने वाले आयन का आप हमेशा हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। समझ गया? तो पहला स्टेप, एसिड से आपको अनायन मिलता है, बेस से आपको कटायन मिलता है। स्ट्रॉन्ग आयन के हाइड्रोलिसिस का, स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ से जो भी आयन बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस आप नहीं करवाएंगे। वीक वाली चीज़ से जो भी आयन मिलेगा उससे आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। ये मैंने आपको डिटेल में क्लासेस में पढ़ाया था। ठीक है, इसके बाद में आई होप सभी को इतना पार्ट तो एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। तो ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया हाइड्रोलिसिस के बारे में कि हाइड्रोलिसिस में कौन से स्टेप्स होते हैं। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट से मिलेगा कटायन प्लस अनायन, कटायन का हाइड्रोलिसिस, अनायन का हाइड्रोलिसिस। ये सारे स्टेप्स अपन लोगों ने अभी डिस्कस किए, राइट। उसके बाद में मैंने आपको रूल्स बताए, एसिड से अनायन मिलता है, बेस से कटायन मिलता है, स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ का आयन का कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं करवाएंगे और वीक वाली चीज़ का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। ले लिया इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से। चलिए, इसके बाद में आपको एक और चीज़ बहुत काम की जो है वो बता रही हूँ, ज़रा इधर ध्यान देना। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, अगर आपको पहला कॉम्बिनेशन दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ये है आपका पहला कॉम्बिनेशन जो कि है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। सेकेंड कॉम्बिनेशन जो है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। थर्ड कॉम्बिनेशन जो है वो है आपका वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। और जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है वो है वीक एसिड और वीक बेस का। ऐसे टोटल 4 कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। ये 4 में से एक कॉम्बिनेशन पेपर में 101% आएगा। चलो, इसमें अपन लोग डिस्कस करते हैं आगे के पॉइंट्स को। अगर दोनों के दोनों है स्ट्रॉन्ग, देखो अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, एकदम ध्यान से आप लोग इस चीज को देखना तो आपको समझ में सब आ जाएगा। अब जरा इधर देखो, एसिड है, एसिड से आपको क्या मिलता है? एसिड से आपको मिलता है अनायन। यहाँ पे भी एसिड है, तो जहाँ पे भी एसिड है, एसिड के नीचे में आप अनायन लिख लो, क्योंकि A फॉर एसिड, A फॉर अनायन, A2 मतलब कि एसिड और अनायन। फिर आप बात करते हैं B की, बेस से आपको क्या मिलता है? कटायन। जाहिर सी बात है, A फॉर एसिड, A फॉर अनायन, तो एसिड से अनायन मिल रहा है, तो बेस से आपको हर जगह पे क्या मिलेगा? बेस से आपको हर जगह पे कटायन ही तो मिलेगा, तो मैंने हर जगह पे कटायन को ही लिखा। अब जरा आगे यहाँ ध्यान देना, अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे दोनों के दोनों ही है स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ पे आपका एसिड भी है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आपका बेस भी है स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब दोनों ही अगर स्ट्रॉन्ग है तो आयन का हाइड्रोलिसिस जो है वो होगा ही नहीं, आयन का हाइड्रोलिसिस जो है वो नहीं होगा। समझ गए ना? रीज़न ये है क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, और हमेशा वीक वाले आयन का हाइड्रोलिसिस होता है, बट यहाँ पे तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब आयन का हाइड्रोलिसिस
नहीं होगा। और सॉल्यूशन का जो नेचर है वो न्यूट्रल रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है। भली एसिड से अनायन बनता है, भली बेस से कटायन बनता है, बट दोनों ही स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आयन का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा और सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल है। चलिए बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में आपका जो बेस है ना वो वीक है, और मैंने आपको बताया था कि हमेशा वीक वाले आयन का हाइड्रोलिसिस होता है। दोनों कॉम्बिनेशन को अगर आप देखते हो तो बेस वीक है ना, इसलिए वीक वाले इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो वीक से आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे कटायन बन रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे कटायन का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। इसका मतलब आप यहाँ पे कटायन का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। रीजन ये है क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस वीक है, और आप वीक वाले आयन का हाइड्रोलिसिस करवाते हो। तो बेस वीक है और यहाँ पे वीक बेस से क्या बन रहा है, कटायन, इसलिए कटायन का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। और सॉल्यूशन का नेचर अगर मुझे पहचानना है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सॉल्यूशन का नेचर रहेगा एसिडिक। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ थर्ड कॉम्बिनेशन में, तो थर्ड कॉम्बिनेशन में आपका एसिड वीक है। ध्यान से देखो, थर्ड वाले कॉम्बिनेशन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो अब आपका एसिड वीक है और वीक वाले आयन का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो एसिड से आपका क्या मिल रहा है, अनायन मिल रहा है। मतलब आप थर्ड केस में किसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, थर्ड केस में आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे अनायन का। समझ में आ गया। और स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस। इसलिए सॉल्यूशन का जो नेचर रहेगा वो रहेगा आपका बेसिक नेचर। आई होप सभी को ये समझते जा रहा है जैसे जैसे मैं आपको समझाते जा रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट केस में दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए आयन का हाइड्रोलिसिस आपने नहीं करवाया और सॉल्यूशन का नेचर भी न्यूट्रल था। सेकेंड केस में वीक बेस था और बेस से कटायन बन रहा है, इसलिए आप कटायन का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक रहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। थर्ड केस में एसिड वीक है और एसिड से अनायन बनता है, इसलिए अनायन का हाइड्रोलिसिस करेंगे क्योंकि वीक वाले आयन का ही हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। और स्ट्रॉन्ग है बेस, इसलिए सॉल्यूशन का नेचर है बेसिक। थर्ड केस में दोनों ही वीक है, एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, इसलिए आप कटायन का भी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और इसी के साथ साथ आप अनायन का भी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। रीजन ये है क्योंकि दोनों के दोनों ही वीक नेचर के, इससे दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा। और अगर मैं बात करती हूँ आपके सॉल्यूशन की नेचर की, तो वो जो है ना वो डिपेंड करता है तीन केसेस पर। तीन केसेस यहाँ पे आते हैं जो अपन लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो इसका इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। हमेशा याद रखना, जो भी चीज वीक होती है उससे बनने वाले आयन का ही हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। जो भी चीज वीक होती है उससे बनने वाले आयन का ही हाइड्रोलिसिस करते हैं, और जो भी चीज स्ट्रॉन्ग होती है वो सॉल्यूशन का नेचर होता है। ठीक है, ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। उसके बाद में सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे दोनों के दोनों ही एसिड और बेस दोनों ही आपके कैसे है, एसिड और बेस यहाँ पे आपके दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो कर लेना जैसे मैंने आपको समझाया। कंसेप्ट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, अभी अपन ने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को, वो भी वैसे ही बिल्कुल वैसे ही है। फिर अपन लोगों ने देखा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को, वो भी अभी अपन लोगों ने देखा थर्ड कॉम्बिनेशन। और लास्ट कॉम्बिनेशन जो था वो था आपका सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, जिसमें दोनों ही सॉल्ट थे, दोनों ही वीक थे। तो मैंने आपको बताया इसमें टोटल 3 कंडीशन है। यहां से एमसीक्यू आने का चांस है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। पहली कंडीशन है Ka इज ग्रेटर देन Kb, थर्ड कंडीशन है Ka इज लेस देन Kb, और थर्ड वाली लास्ट कंडीशन है K इक्वल टू Kb। अब जरा इधर ध्यान दो, अगर Ka का वैल्यू ज्यादा है, Ka का, A मतलब एसिड, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा रहेगा, एसिडिक। अगर B का वैल्यू ज्यादा है, B मतलब क्या होता है, बेसिक, तो सॉल्यूशन का नेचर भी क्या रहेगा, बेसिक। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल है मतलब सॉल्यूशन का नेचर कैसा रहेगा, न्यूट्रल। फिर अपन लोग डिस्कस करते हैं अब फर्स्ट टाइप के सॉल्ट को, जो कि वीक एसिड और वीक बेस है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन आ रही है Ka इज ग्रेटर देन Kb। याद रखना यहाँ पे Ka ग्रेटर है देन Kb, है ना, A ग्रेटर है, इसका मतलब सॉल्यूशन जो है उसका नेचर कैसा रहेगा, उसका नेचर रहेगा आपका एसिडिक, क्योंकि Ka वहां पे ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं सेकंड केस की बात करती हूँ जिसमें अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों ही वीक है लेकिन कंडीशन देखो क्या है, कि B इज ग्रेटर, B है B, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन का जो नेचर रहेगा वो भी कैसा रहेगा, बेसिक नेचर। ठीक है, और जो लास्ट कंडीशन है ना गाइस, वो है आपकी
सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस में Ka इक्वल्स टू Kb। अब दोनों ही इक्वल है, मतलब जो भी आपके सॉल्यूशन का नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका बफर सॉल्यूशन। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बफर मतलब क्या होता है। तो याद रखना, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर पीएच में बहुत ज्यादा चेंजेस भी आ गए, ठीक है, मतलब अगर आप पीएच को बहुत ज्यादा चेंज कर लो, या तो आप उसके अंदर में स्ट्रॉन्ग एसिड को डाल दो, या तो आप उसके अंदर में स्ट्रॉन्ग बेस को डाल दो, तो उसका जो पीएच है वो कभी भी चेंज नहीं होता। कहना मुझे यहाँ पे देखो क्या है, कहना मुझे यहाँ पे ये है गाइस कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप स्ट्रॉन्ग एसिड को डाल दो, या जिसमें आप स्ट्रॉन्ग बेस को डाल दो, या जिसमें आप वाटर को डाल दो, उसका पीएच चेंज नहीं होता। याद रखना, पीएच डू नॉट चेंज, पीएच चेंज नहीं होता है, तो उसको आप बफर सॉल्यूशन बोलते हो। चाहे एसिड, चाहे बेस, कुछ भी डालो, चाहे वाटर, पीएच चेंज नहीं होगा, तो वो हुआ बफर। अब बफर में टोटल 2 मेजर टाइप्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टिक मार्क करो, IMP इंपॉर्टेंट। बफर में टोटल 2 टाइप है, पहला है आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन और सेकंड है आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं एसिडिक बफर और बेसिक बफर क्या होता है उसको। याद रखना, जो एसिडिक बफर होता है वो बनता है वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक बफर जो होता है वो बनता है, मैं आपको समझा के देती हूँ, उसका टेंशन मत लो, इसको अपन बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। याद रखना, जो एसिडिक बफर होता है वो कैसे बनता है उसको डिस्कस करते हैं। वो बनता है वीक एसिड से, वीक एसिड से। याद रखना, नाम है एसिडिक, मतलब एसिड कैसा रहेगा, वीक रहेगा। अगर नाम है एसिडिक बफर सॉल्यूशन तो आप लेंगे वीक एसिड, और वीक एसिड के अंदर में आप डालेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट लेंगे तो उससे बनेगा आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन। याद रखना, नाम है एसिडिक, मतलब वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं वही बात करती हूँ बेसिक बफर की, अब नाम है बेसिक, मतलब आप क्या लेंगे, वीक बेस। अगर एसिडिक है तो वीक एसिड, बेसिक है तो वीक बेस, समझ गए ना। इसके बाद में एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो ऐसा दिमाग में फिट कर लो, एसिडिक बफर मतलब वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और बेसिक बफर मतलब वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन दे रखे, 2 फॉर्मूले आपको दिए, ये फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इसके बिना आगे के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। उसके बाद में आपको बफर एक्शन के बारे में दे रखा है। ये बफर एक्शन बिल्कुल मैंने आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया था, तो उसका टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन जो है, ये वाला पार्ट आपका डिलीट है, तो प्रॉपर्टीज को आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन एप्लीकेशंस पढ़ना है, क्योंकि एप्लीकेशन से बहुत बार पेपर में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम लोग इन बायोकेमिकल सिस्टम्स। बायोकेमिकल सिस्टम में देखो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे कुछ दे रखा है कि कैसे कैसे होता है कि हमारे बॉडी में पीएच कैसे क्या मेंटेन रहता है। तो पीएच जो है अपने ब्लड का वो मेंटेन रहता है, और वो हमेशा जनरली न्यूट्रल रहता है, पीएच चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में भी एक बफर प्रेजेंट होता है, और बफर की वजह से पीएच चेंज नहीं होता। सेकेंड जो एप्लीकेशन है वो है आपका एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में भी सॉइल जो होता है उसका पीएच अपन को मेंटेन रखना पड़ता है, तो हम लोग फर्टिलाइजर्स भी ऐसे लेते हैं जो बफर के जैसे ऐड करे, जो पीएच को मेंटेन रखे। बफर्स को हम लोग इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, पेपर, डाई, इंक, पेंट, ड्रग इंडस्ट्रीज। मेडिसिन में भी आप यूज करते हो बफर को मेडिसिन बनाने के लिए। पेनिसिलिन जो मेडिसिन है उसमें भी बफर का आप लोगों ने यूज किया, और एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी आप बफर का यूज करते हो क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, उसमें आपको उसने पीएच पूछा है, उसने आपको कंसंट्रेशन दिया है, ठीक है, और कंसंट्रेशन की हेल्प से आपको निकालना है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है NaF। NaF मतलब ये क्या है, ये सॉल्ट है, तो ये कंसंट्रेशन भी किसका हुआ, सॉल्ट का। यहाँ पे आपको H दिख रहा है, मतलब ये जो कंसंट्रेशन हुआ ये कंसंट्रेशन हुआ एसिड का। तो आपको एसिड का भी कंसंट्रेशन दिया है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन दिया है, और उसने आपको पीएच पूछा है, और उसने Ka का भी वैल्यू दिया है। तो अब देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप Ka के वैल्यू से pKa निकाल लो, Ka के वैल्यू से pKa निकाल लो इस फॉर्मूले का यूज करके। फिर आप pK के वैल्यू से pH निकाल लो इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है। तो आपको उसने कंसंट्रेशन ऑफ NaF दिया है, मतलब सॉल्ट दिया है, उसने आपको HF दिया है जिसमें आपको H दिख रहा है, मतलब ये कंसंट्रेशन तो एसिड का है।
और Ka का वैल्यू दिया। तो पहले आप Ka से Pk निकाल लो और फिर Pk के वैल्यू से pH निकाल लो, ये फॉर्मूले का यूज करके। अब मैं आपको एक चीज पहले बता दे रही हूँ जो कि बहुत काम की है, जो आपको याद रखना है। अगर उसने आपको सपोज कंसंट्रेशन दिया है कोई ऐसी चीज का जिसमें है H और X के जगह पे कुछ भी हो सकता है, अगर वो आपको दे रहा है कंसंट्रेशन, एक सेकेंड, अगर वो आपको कंसंट्रेशन दे रहा है HX का, तो उसमें आपको H दिया है, H, और H का मतलब ही आपको समझ जाना है कि ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये कंसंट्रेशन है एसिड का। अगर उसने आपको सपोज ऐसा दिया है BOH, अब ये B कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में OH दिख रहा है तो आपको समझ जाना है कि ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये बेस का है। और उसने अगर आपको सपोज AB दिया है, ना तो इसमें A है, ना तो इसमें H+ है, ना तो इसमें OH- है, मतलब ये आपको समझ जाना है कि ये कंसंट्रेशन है बेस का, सॉरी ये कंसंट्रेशन है आपके सॉल्ट का। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये 3 कॉम्बिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना आपका काम नहीं हो पाएगा। अगर आपको HX दिख रहा है, X के जगह पे कुछ भी आ सकता है, ClBr, H दिख रहा है मतलब वो एसिड है। अगर आपको OH दिख रहा है तो समझ जाना वो बेस है, और आपको H भी नहीं दिख रहा, आपको OH भी नहीं दिख रहा, तो समझ जाना वो कंसंट्रेशन है आपके सॉल्ट का। यहाँ पे अब देखो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे उसने आपको AB दिया है, AB मतलब आप समझ जाना कि वो जो है वो आपका सॉल्ट है, क्योंकि AB दिया है, AB मतलब सॉल्ट है। यहाँ पे आपको BOH दिख रहा है, OH दिख रहा है, OH मतलब ही क्या हुआ, बेस का कंसंट्रेशन, और AB मतलब ना तो H+ है ना तो OH- है, मतलब ही वो सॉल्ट है। सेम फॉर्मूला यूज करो, डिटरमाइन करो सारी चीजों को। उसके बाद में है आपका सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, जो कि बहुत आसान है, आप लोग कर भी सकते हो। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया के लिए एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला देखो क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है KSP इक्वल्स टू x की पावर x, y की पावर y इंटू सोल्युबिलिटी की पावर x+y। मैंने आपको डिटेल लेक्चर्स में पढ़ाए थे, ये फॉर्मूले का यूज करके आप किसी का भी SP मतलब ही सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू निकाल सकते हो। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर आपको किसी भी सॉल्ट का निकालना है तो आप ये जनरल फॉर्मूला यूज कर लेना। उसके बाद में है रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड मोलर सोल्युबिलिटी। याद रखना, सोल्युबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट इन ग्राम पर यूनिट वॉल्यूम मतलब आपकी सोल्युबिलिटी होती है, ठीक है। और अगर आपको मोलर सोल्युबिलिटी निकालना है तो कुछ भी नहीं करने का है, सोल्युबिलिटी को आप मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोलर सोल्युबिलिटी मिलेगा। तो सोल्युबिलिटी मतलब ही क्या होता है, याद रखना, अगर आपको सोल्युबिलिटी निकालना है, सोल्युबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट अपॉन वॉल्यूम, और अगर आपको मोलर सोल्युबिलिटी निकालना है तो सोल्युबिलिटी को आप डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, तो मोलर सोल्युबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, अगर आप सोल्युबिलिटी को मोलर मास से डिवाइड कर देते हो तो मोलर सोल्युबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 कंडीशन है प्रेसिपिटेशन की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एज MCQ। पेपर में MCQ आने का यहाँ से 100% चांस है। अब जरा इधर देखो, अगर आयोनिक प्रोडक्ट, याद रखना है आपको एक चीज कि IP जो होता है, IP का मतलब होता है आयोनिक प्रोडक्ट, याद रखो इस चीज को, और KSP का मतलब होता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। IP मतलब आयोनिक प्रोडक्ट और KSP मतलब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर IP का वैल्यू KSP के वैल्यू के इक्वल है, मतलब आप बोलेंगे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है और सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, सैचुरेटेड है। अगर IP का वैल्यू ग्रेटर है देन सोल्युबिलिटी, बड़ा है, ज्यादा है, तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा, सुपर सैचुरेटेड और प्रेसिपिटेशन ऑकर होगा। थर्ड केस, अगर IP का वैल्यू कम है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के वैल्यू से, IP का वैल्यू कम है तो सॉल्यूशन का नेचर रहेगा अनसैचुरेटेड और प्रेसिपिटेशन ऑकर नहीं होगा। तो पहला केस, अगर IP KSP के इक्वल है तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है और इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। अगर IP का वैल्यू ज्यादा है KSP से तो प्रेसिपिटेशन होगा और सॉल्यूशन का नेचर है सुपर सैचुरेटेड, और अगर IP का वैल्यू लेस है देन KSP तो सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड रहेगा और प्रेसिपिटेशन ऑकर नहीं होगा। ये जो न्यूमेरिकल है वो उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल आपको वैसा ही करना है। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि KSP का जो वैल्यू होता है वो सोल्युबिलिटी के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर आपको सोल्युबिलिटी का वैल्यू पता है तो आप KSP निकाल सकते हो, और KSP का वैल्यू पता है तो आप लोग सोल्युबिलिटी भी निकाल सकते हो।
लास्ट में आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, आपको प्रेडिक्शन करते आना चाहिए। यहाँ पे आयोनिक प्रोडक्ट का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब सॉल्यूशन का जो नेचर है वो कैसा है, सॉल्यूशन का नेचर सुपर सैचुरेटेड है और उसी के साथ साथ प्रेसिपिटेशन होगा। ये चीज़ आपको प्रेडिक्ट करते भी आना चाहिए। अब जो आगे का पार्ट है गाइस, कॉमन आयन इफेक्ट, वो पूरी तरीके से डिलीट हो गया। तो कॉमन आयन इफेक्ट को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो जो पार्ट है वो तो हो गया है डिलीट हो गया, ये पूरा रिड्यूस्ड पार्ट में कवर हो गया, इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। Let's stop here everyone. Thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग लाइक करो, चैनल को शेयर करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।